हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम पढ़ रहे थे सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग। आरपीएससी की मेंस की जो एग्ज़ाम है वो डिसाइड कर दी गई है आरपीएससी द्वारा। 19 अगस्त को आरपीएससी मेंस का एग्ज़ाम है। हमें जल्द से जल्द सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग का सिलेबस कंप्लीट करना है। ये है चैप्टर 4 और इसके बाद में है जो चैप्टर्स हैं वो जल्दी हम अब थोड़ा स्पीड से काम करेंगे, जल्दी अपलोड करेंगे। देखिए, इस जो वीडियो है इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कौन कौन से इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं और इसमें बेसिक पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, उनको किस तरीके से फाइनेंसिंग की जाती है, उनका किस तरीके से फंडिंग की जाती है, उनको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। फिर उसके बाद में पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है, उसके अलग अलग मॉडल्स होते हैं जिनमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो बीओटी, जो इम्पोर्टेंट इसीलिए इसको सिलेबस में मेंशन कर रखा है। इसके अलावा वेरियस मॉडल्स होते हैं BWT एंड ऑल। आफ्टर दैट वी विल स्टडी द केस स्टडीज ऑफ रिसेंट प्रोजेक्ट्स इन राजस्थान रिफाइनरी। राजस्थान की जो रिफाइनरीज हैं उनके अंदर कोई रिसेंट प्रोजेक्ट है उसकी हम केस स्टडी करेंगे। उसके बाद ट्रिपल आईटी इन राजस्थान, ट्रिपल आईटी क्या होती है। फिर क्योंकि सिलेबस में तो मेंशन नहीं कर रखा लेकिन आईआईटी जो है पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया तो हम आईआईटीज़ भी हम डिस्कस करेंगे, आईआईटीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हाईवे, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या होता है, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज वो सब कुछ हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद में लास्ट में हम पढ़ेंगे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो ये जो भी सारे टॉपिक्स हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है। देखिए, सिलेबस देख के ये पता चल लग जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जो मेजर हैं वो आपके रिलेटेड टू आपके रोड हैं, रेल हैं, ट्रिपल आईटी और आईआईटी मतलब एजुकेशन, जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में आते हैं। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स हैं ये भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में आते हैं। आगे हम क्वेश्चन वाइज पढ़ेंगे। तो देखिए, आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द फाइनेंसिंग मेथड्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की जो फाइनेंसिंग मेथड्स होती हैं वो क्या क्या होती है। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द वेरियस मेथड्स ऑफ फाइनेंसिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डज फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स। मतलब जो फाइनेंसिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो होती है इसका मतलब क्या होता है। देखो, फाइनेंसिंग इज हाउ द गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज पे द मनी फॉर द कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल देखो, आप ये मान लीजिए यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, कौन कर रहा है, गवर्नमेंट बिल्ड कर रही है इसको, गवर्नमेंट बिल्ड कर रही है या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर है जो प्राइवेट कंपनी है वो बिल्ड कर रही है। तो गवर्नमेंट कंपनी या प्राइवेट कंपनी इस इंफ्रास्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने में, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में पैसा जो है वो किस तरीके से कहाँ से ला रही है, ठीक है, उसको हम कह देते हैं फाइनेंसिंग। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में कंपनीज कहाँ से और कैसे पे कर रही है उसको हम कहते थे फाइनेंसिंग। अभी हमने ये पढ़ा है कि फाइनेंसिंग मेथड्स हम पढ़ेंगे तो उसमें हम ये पढ़ेंगे फाइनेंसिंग होता क्या है। फाइनेंसिंग का मतलब है किसी प्रोजेक्ट के लिए हमें पैसे देना, ठीक है। एक चीज़ होती है फंडिंग। तो जो फाइनेंसिंग एंड फंडिंग दोनों जो टर्म्स हैं अलग अलग हैं। फंडिंग का मतलब ये हो गया जैसे वर्ल्ड बैंक किसी को फंड कर रहा है, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को अगर वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा है तो फंड का मतलब है, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट जो लाइन है, इंक्लूडिंग द पे बैक। कहने का मतलब फंडिंग इज हाउ टैक्स पेयर्स, कस्टमर्स और अदर्स अल्टीमेटली पे फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द पे बैक। जिस भी सोर्स से प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी फंडिंग लेती है, पैसा लेती है, तो उसे उसी सोर्स पे वो पैसा वापस देना होता है। तो पे बैक का मतलब ये होगा, अगर वर्ल्ड बैंक किसी प्रोजेक्ट को फंड कर रहा है तो उसको वो वापस पैसा देना होगा। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, आपको क्वेश्चन के मतलब एक बेस बनाने के लिए आपको
ये लिख देना है कि व्हाट इज़ द फाइनेंसिंग एंड व्हाट इज़ द फंडिंग। देखो अब देखते हैं हम कि फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ से शुरुआत होती है, लेकिन जो बेस है आपको वो समझ में आ गया होगा फाइनेंसिंग क्या होती है और फंडिंग क्या होती है। इंडिया के अंदर हम बात करते हैं फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसको फाइनेंस करने के लिए मेजर सोर्सेज होते हैं, पैसे के जो सोर्सेज होते हैं वो कौन कौन से होंगे। एक तो पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक जहाँ भी वर्ड आए इस चैप्टर में आप उसको गवर्नमेंट समझिएगा, ठीक है, कि गवर्नमेंट फाइनेंस कर रही है, एक तो ये हो सकता है, या कोई प्राइवेट कंपनी उसको फाइनेंस कर रही है। तो देखो इंडिया के अंदर जैसे कोई डेवलपिंग कंट्रीज है उनके अंदर जो मेजर सोर्स ऑफ फंडिंग होता है वो गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक फॉर्मल प्लानिंग एक्सरसाइज करती है। फॉर्मल प्लानिंग एक्सरसाइज करेगी और प्लानिंग एक्सरसाइज में ये डिसाइड किया जाता है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर कितना बजट अलोकेशन किया जाए, पैसे इनको कितना दिया जाए इस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, वो चीज़ देखी जाती है। उसके बाद में दिस बजट अलोकेशन बाय द गवर्नमेंट that highly depends on the priority of infrastructure and importance of the infrastructure। क्या प्रायोरिटी होगी और क्या इंपॉर्टेंस होगी इंफ्रास्ट्रक्चर की, उस चीज़ पे बजट एलोकेशन डिपेंड करता है। सो एज द प्रोजेक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर हैव मोर इम्पोर्टेंस एंड प्रायोरिटी, मोर बजट इज एलोकेटेड फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब ये हुआ कि अगर आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा उसकी प्रायोरिटीज़ हैं बनने की, तो आपका जो बजट अलोकेशन होगा वो भी उसी तरीके से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये तो बात होगी आपकी पब्लिक फाइनेंस की। लेकिन अब कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट ही मान लो, आप डीएफसी मान लो, या फिर कोई इसी चैप्टर से रिलेटेड बात कर लेते हैं हम, कोई ट्रिपल आईटी प्रोजेक्ट हो गया या कोई आईआईटी प्रोजेक्ट हो गया। तो ये प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है और कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट के पास इतनी फंडिंग नहीं हो पाती है, इतने पैसे नहीं हो पाते कि वो उसको फाइनेंस कर पाए। तो क्या किया जाता है फिर उस केस में, पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज रिक्वायर्ड इन वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स, ओके, एज गवर्नमेंट डू नॉट हैव एनफ फंड्स फॉर बिग या फिर मेगा स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट के पास इतनी मनी नहीं रहती है, तो जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको गवर्नमेंट हैव अडोप्टेड वेरियस इनोवेटिव प्रोक्योरमेंट रूट्स लाइक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब यहाँ पे आपका एक टर्म आता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी। तो देखो यहाँ पे आपका पीपीपी आएगा, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आप इसको अभी यही समझिए कि पब्लिक प्राइवेट में क्या होता है कि पब्लिक, गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी, ये दोनों क्या करती है, पार्टनरशिप करती है और किसी प्रोजेक्ट के लिए मिलकर पैसा देती है, ठीक है। अभी इतना समझ लीजिए। सो पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इज रिक्वायर्ड इन वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाइक मेगा प्रोजेक्ट्स। द गवर्नमेंट हैव adopted these procurement routes like PPP for involvement of private sector in the development of infrastructure projects, ठीक है। तो what happens in this case, the private sector that provides financing to the infrastructure projects using a wide range of money control between various parties। देखो अब जो प्राइवेट कंपनीज है वो क्या करती है, मनी कॉन्ट्रैक्ट्स रखती है बहुत सारी पार्टीज से। अब वो पार्टीज क्या हो सकती है, कोई बैंक भी हो सकता है या कोई अदर सोर्स हो सकता है। ये आपका फाइनेंसिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि फाइनेंसिंग कैसे की जाती है। तो फाइनेंसिंग का मतलब ये हुआ कि या तो पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट करेगी फाइनेंस, या फिर प्राइवेट कंपनीज करेगी, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डज द फाइनेंसिंग मीन। अब देखो हम ये पढ़ेंगे, उसके बाद में फाइनेंसिंग समझ आ गया, उसमें इंट्रोडक्शन हो गया इसका। अब बीओटी क्या होता है और पीपीपी क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट इज पीपीपी। इट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप and in this question we will study various features, what are the benefits of the PPP with special reference to India, and थोड़ा बहुत हम with special reference to राजस्थान के प्रोजेक्ट्स में कोई पीपीपी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है वो चीज़ हम यहाँ पे पढ़ लेंगे।
अब ये चीज़ देखिए कि पीपीपी क्या होता है। पीपीपी मीन्स एन अरेंजमेंट, दिस पीपीपी मीन्स एन अरेंजमेंट बिटवीन गवर्नमेंट और स्टैट्यूटरी एंटिटी या फिर गवर्नमेंट ऑन एंटिटी ऑन वन साइड एंड प्राइवेट सेक्टर एंटिटी ऑन द अदर साइड। कहने मतलब एक पीपीपी क्या होगा, यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है, एक साइड आपका गवर्नमेंट है और एक साइड आपकी प्राइवेट सेक्टर है, इन दोनों का एक अरेंजमेंट होता है फॉर द प्रोविजन ऑफ पब्लिक असिस्ट और रिलेटेड सर्विस फॉर पब्लिक बेनिफिट through the investment being made by the management and undertaken by the private sector entity। कहने का मतलब उस चीज़ को, जो भी प्रोजेक्ट्स आपका, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे और जो बेनिफिट होगा उसका वो आपका पब्लिक के लिए होगा। ठीक है। Risk sharing with the private sector, and the private sector receives performance linked payments that conforms to specified predetermined and measurable performance standards। ओके, कहने का मतलब शेयरिंग होती है आपकी, रिस्क शेयरिंग। कोई प्रोजेक्ट के अंदर रिस्क है, प्रोजेक्ट फेल हो रहा है, अगर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है पब्लिक का और प्राइवेट पार्टनर्स का, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज अगर किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उसके अंदर कोई रिस्क है प्रोजेक्ट फेलियर की, तो वो भी एक तरह से शेयरिंग होगी उसके अंदर। अगर मान लो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट फेल हो गया जिसमें 60 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है पब्लिक पर और 40% का जो शेयर है इसमें वो आपका प्राइवेट, तो अगर पब्लिक और प्राइवेट दोनों का लॉस हुआ है तो ये रिस्क भी उसी तरीके से शेयरिंग होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें भी इसके अंदर पीपीपी मॉडल के अंदर आ जाती है। अब देखो ये चीज़ पढ़ते हैं हम, पीपीपी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। तो द नीड ऑफ पीपीटी इज ड्यू टू इंक्रीजिंग द फंड डिमांड फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज, government of developed and developing countries facing problems in fulfilling their complicated financial requirement due to the lack of fund and due to inadequacy of fund, government is looking for the participation of private sector for providing economical infrastructure through financing। मेन चीज़ तो ये है कि गवर्नमेंट के पास इतनी फंडिंग नहीं है, ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर रखें, उसी चीज़ को आप इतना एक्सप्लेन करके लिख दोगे कि बिग सिटीज़ के अंदर, मेगा सिटीज़, मेगा प्रोजेक्ट्स, उनके लिए इतनी फंडिंग गवर्नमेंट के पास होती नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट सेक्टर की तरफ वो पार्टिसिपेशन के लिए देखती है कि प्राइवेट सेक्टर इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए तो। ठीक है, सो पीपीपी इज एन अप्रोच फॉर अट्रैक्टिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एनी सेक्टर बाय एंश्योरिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब देखो हम ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, कि प्राइवेट सेक्टर किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे, उनको पैसे दे, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर का क्या फ़ायदा है कि वो क्यों पैसे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देर इज़ वन बेनिफिट दैट दे इंश्योर द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कहने का मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है प्राइवेट कंपनीज के द्वारा उसके लिए कुछ उनको बेनिफिट मिलता है ऑन इन्वेस्टमेंट, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी इसके अंदर ऐड की जाती है कि जो भी आपका प्राइवेट सेक्टर जितना भी ऐड करता है उसके लिए आपको भी बेनिफिट मिलेगा। तो पीपीपी इज द पार्टनरशिप बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर फॉर बेटर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स एट एन इकोनॉमिकल प्राइसेस या कॉस्ट। देखो इकोनॉमिकल प्राइसेस इसलिए हो जाती है कि जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज होती है उनकी वर्किंग एफिशिएंसी अच्छी होती है, उनकी वर्कमैनशिप अच्छी होती है, उनके पास जो इक्विपमेंट्स होते हैं बेटर क्वालिटी के होते हैं, ओवरऑल जो कॉस्ट होती है प्रोजेक्ट की वो इकोनॉमिकल हो जाती है। तो गवर्नमेंट भी क्या चाहती है कि आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ हो, कम से कम पैसेज में हो। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट जो क्या करती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम पीपीपी जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किस किस सेक्टर के अंदर काम कर रही है इंडिया में। इंडिया के अंदर पीपीपी इज़ वर्किंग इन द पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फील्ड लाइक पावर ग्रिड। पावर ग्रिड क्या है, पावर ग्रिड मान लो अगर गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। ठीक है, पावर ग्रिड गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है लेकिन पावर ग्रिड को कुछ कंस्ट्रक्शन करवानी है, टावर की कंस्ट्रक्शन करवानी है, तो वो प्रोजेक्ट किसको देगा, वो किसी प्राइवेट कंपनी को दे देगा, जैसे एल एंड टी को वो
प्रोजेक्ट दे दिया, प्राइवेट कंपनी L&T, पावर ग्रिड, दिस इज गवर्नमेंट ओन कंपनी, या फिर कोई गवर्नमेंट कंपनी है वो किसी थर्ड पार्टी को वो अपना प्रोजेक्ट देती थी, वहाँ पे आपका PPP सामने आता है, ठीक है। तो पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर एंड सैनिटेशन, रिफ्यूज डिस्पोजल, पाइपलाइन, हॉस्पिटल, स्टेडियम, स्कूल बिल्डिंग्स, टीचिंग फैसिलिटीज, प्रिजन्स, रेलवे, रोड, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, हाउसिंग, बिलिंग एंड अदर IT सिस्टम। तो ये सब चीज़ें हैं, इन सेक्टर्स के अंदर PPP काम करती है। और भी कई सेक्टर्स हैं, यहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने लिख दिया, डिटेल में आप बुक से पढ़ सकते हैं। देन वी विल स्टडी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द PPP। देखो फीचर्स क्या है इसके PPP की, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के क्या फीचर्स हैं। रिस्क ट्रांसफ़र का मतलब अभी हमने डिस्कस कर लिया कि अगर प्रोजेक्ट फेल हो गया तो उसमें रिस्क शेयरिंग होगी। पब्लिक जितना पैसा शेयर कर रही है उसके अंदर कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है, और प्राइवेट सेक्टर कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उनके अंदर जितना इन्वेस्टमेंट होगा रिस्क शेयरिंग भी उतनी ही होगी। और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, कोई कॉन्ट्रैक्ट है प्रोजेक्ट का कि कितने साल तक प्राइवेट कंपनी उसमें काम करेगी, तो वो भी आपका लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में आता है। जनरली 10 से 15 साल का होता है कॉन्ट्रैक्ट, वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट पे, ठीक है। फिर एक एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो वो भी आपका PPP मॉडल के अंदर आता है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है इनके 3 फीचर्स हैं, रिस्क ट्रांसफ़र, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्राइवेट एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स, ओके। अब बेनिफिट्स हम देखते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की क्या एडवांटेज है, क्या बेनिफिट्स है। एडवांटेज आ गए तो हम ये लिख सकते हैं, बेनिफिट्स को भी उसी में लिख सकते हैं। डिसएडवांटेज आ गए तो इसके कुछ अपोजिट चीज़ें जो हैं हम लिख सकते हैं। तो बेनिफिट्स क्या है PPP के, एबिलिटी ऑफ डेवलपिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज डिस्पाइट्स ऑफ शॉर्ट टर्म फिजिकल कॉन्स्ट्रेंट। देखो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज जो होती हैं उनके अंदर आपका जो भी घाटा होगा वो कम हो सकता है, और जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उनके साथ आपका प्रोजेक्ट डेवलप होगा। ये कुछ एडवांटेज है PPP के। वैल्यू फॉर मनी थ्रू एफिशिएंसीज इन प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन, इनके अंदर एफिशिएंसी अच्छी होती है। इम्प्रूव्ड सर्विस क्वालिटी एंड इनोवेटिव थ्रू यूज ऑफ प्राइवेट सेक्टर एक्सपर्टाइज एंड परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स। देखो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो सर्विस क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होगी। इनोवेटिव का मतलब ये हुआ, देखो प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं वो रिसर्च का काम पे कुछ ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो जो भी आपका प्रोजेक्ट्स होगा वो आपका लेटेस्ट इनोवेटिव टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स हो जाते हैं यहाँ पे आपके। द अल्टीमेट पर्पस ऑफ कोलेब्रेशन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट इज टू गेट द क्वालिटेटिव बेटर प्रोडक्ट्स फॉर लेस्ट कॉस्ट। कहने मतलब कम कॉस्ट पे आपको जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो बेटर आएगा, फॉर बेटर अकाउंटेबिलिटी एंड द प्रमोशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इनोवेशन। जो भी प्राइवेट सेक्टर में इनोवेशंस हुए हैं उनका प्रमोशंस, उनका इम्प्लीमेंटेशन होगा। इस वजह से आपके जो PPP मॉडल है एक तरीके से इसके एडवांटेज में बेटर साबित होता है कि आपका PPP मॉडल है वो अच्छी तरीके से काम करता है। PPP इंडिया की बात कर लेते हैं हम। PPP mechanism is a major element of India's infrastructure creation efforts, as very huge investment is required in the development of infrastructure projects। ये हम बात कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है। तो इंडिया के अंदर 12th प्लान टारगेटेड टू स्पेंड $1,000 billion टू एक्सपेंड द ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो 23rd देखिए जो 12th प्लान था उसमें ये टारगेटेड किया गया था कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंशन का काम है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 1,000 बिलियन डॉलर, ठीक है, इतना इन्वेस्टमेंट था। उसके बाद में बजट एलोकेशन बाय द गवर्नमेंट वाज नॉट एनफ टू मीट इज बिग इन्वेस्टमेंट साइज। अब प्रोजेक्ट तो बता दिए कि भाई इतने प्रोजेक्ट्स जो हम बनाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट के पास 1,000 बिलियन डॉलर इतना फंड था नहीं। तो इसके लिए इंडिया जो है, इंडियन गवर्नमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर का साथ ले रही है। द गवर्नमेंट इज मेकिंग सेवरल एफर्ट्स टू मॉडिफाई एंड एनर्जाइज द PPP मोड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। तो एक कमेटी जो है वो बिठाई गई, कैलकर कमेटी,
दिस ऑल्सो मेड सम वैल्यूबल रिकमेंडेशन टू एम्पावर द पीपीपी मैकेनिज्म। तो ये जो भी कमेटी है ये एम्पावर करती है, ये बढ़ावा देती है पीपीपी मैकेनिज्म को। तो इतने सारे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए पीपीपी मॉडल जो है वो बेस्ट साबित होता है। India has accepted the policy of obtaining the private capital through the PPP model for infrastructure development projects at both national and state level to fulfill the investment gaps. All states use different policies to attract the foreign investment. तो हर स्टेट जो है वो अपनी अपनी कुछ पॉलिसीज डिसाइड करता है ताकि उनके लिए जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, बाहर के जो कंपनीज हैं या कोई प्राइवेट कंपनीज विद इन इंडिया है वो इन्वेस्ट कर पाएँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम पीपीपी मॉडल को अच्छे से समझ पाएंगे। प्रोजेक्ट है, ये कोई प्रोजेक्ट है 2000 करोड़ का। ठीक है, 2000 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है। उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, वो दोनों क्या करेगी, इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगी। तो इन्वेस्टमेंट गैप का मतलब ये हुआ कि इस प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट के पास 500 करोड़ रुपीस है। तो इन्वेस्टमेंट गैप कितने का हुआ, प्रोजेक्ट की कॉस्ट 2000 करोड़ है। तो जो इन्वेस्टमेंट गैप हुआ ना 1500 करोड़ का, उसको कौन देगा, प्राइवेट सेक्टर। एट नेशनल लेवल गवर्नमेंट हैज सेट अप वायबिलिटी गैप फंड। देखो एक चीज है VGF वायबिलिटी गैप फंड with an view to ensuring the enhance across the PPP in infrastructure development। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो भी गैप फंड का गैप है उसके लिए गवर्नमेंट बताती है कि इतना गैप है, उसके लिए उसी हिसाब से जो है जो फंडिंग की जाती है बाय द प्राइवेट सेक्टर वो डिसाइड की जाती है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो VGF जो है और जो PPP मॉडल है ये काम कर रहे हैं आपके 2006 से। 2006 में इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसको बढ़ावा दिया जाए है। हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं कि इतने जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम डेवलप कर पाएँ। तो VGF सिस्टम, वायबिलिटी गैप फंड सिस्टम और PPP मैप जो दोनों सिस्टम हैं इनको 2006 से इम्प्लीमेंट किया गया है और नेशनल लेवल पे। तो फंडिंग जो गैप है उसको नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट किया गया है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि इंडिया के अंदर, ठीक है, इंडिया के अंदर फिलहाल इस टाइम की ये कंडीशन है कि प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं उनका इन्वेस्टमेंट कितना है। ठीक है, तो देखिए रोड है, रोड के अंदर सबसे ज़्यादा आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है 53.4% ऑफ ओवरऑल प्रोजेक्ट। जितने भी रोड प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर 53.4 प्रोजेक्ट्स में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो PPP मॉडल के तहत। तो PPP का मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। उसके बाद में जो अर्बन डेवलपमेंट है वहाँ पे 20.1%, एनर्जीज के लिए 7.4%, टूरिज्म सेक्टर के लिए 6.6%, एजुकेशन फील्ड के लिए 2.2। ये चीज़ें आपको सीधी याद रखनी पड़ेगी, फैक्चुअल डेटा है। ठीक है, आप इस चीज़ को अपने अकॉर्डिंग चार्ट बना के शो कर सकते हैं या फिर आप सीधे लाइंस के अंदर भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर सुटेबिलिटी यू कैन राइट। फिर हेल्थ सर्विसेज के लिए 1.1% है, पोर्ट्स के लिए 0.8%, 0.7% इन एयरपोर्ट एंड रेलवेज के लिए आपके 0.5%। तो इतना जो है इन्वेस्टमेंट वो आपका प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये ओवरऑल इंडिया की बात है। राजस्थान के एस्पेक्ट में हमने अभी तक बात नहीं की है। PPP in India starts from 2006. Several models that inviting private companies participation were launched for the projects। और हम बात करेंगे अब वेरियस PPP मॉडल्स। तो देखिए जो कॉमनली यूज PPP मॉडल्स हैं वो हैं आपके BOT और इसके वेरियस वेरिएंट्स हैं BLT। इनकी जो डेफिनेशन जहाँ पे भी देखो आपको O दिखे तो वहाँ पे आप समझना ओन या हो सकता है ऑपरेट। ठीक है, जहाँ पे 2 O हैं वहाँ पे O1 ऑपरेट, T फॉर ट्रांसफर, ठीक है, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर, B फॉर बिल्ट, जहाँ पे L है आपका लीज के लिए काम आता है। तो ये सब चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे।
तो इनकी अगर आपको सिंपली फुल फॉर्म पूछ ली जाए, जैसा कि 2013 में पूछा था, तो आप यहाँ पे फुल फॉर्म लिख सकते हैं। These models operate on different conditions on the private sector on the basis of level of investment, ownership, control, risk sharing, technical collaboration, project duration, financing mode, tax treatment, cash flow management, etc. जो भी आपके पीपीपी के मॉडल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाता है, उनके लिए ये जो भी कंडीशंस है, इन कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि हम बीओटी जो मॉडल है वो फॉलो करेंगे, पीएलटी मॉडल फॉलो करेंगे। अब बीओटी का ब्रीफ आइडिया मैं दे देता हूँ, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। तो बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर का मतलब ये है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक और प्राइवेट हैं उनके अंदर पार्टनरशिप होगी कि आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करेंगे, उसके बाद थोड़े दिन के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 10-15 साल का, या फिर वो डिसाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कि इतने टाइम के लिए आप उसे ऑपरेट करेंगे, फिर वापस से वो आपको ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पे, गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे जैसे वेरियस मॉडल्स हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट का लेवल है वो क्या है, आपका जो प्रोजेक्ट का टाइप है वो क्या है। ठीक है, यहाँ पे आप चीज़ देख लिए, जिस तरीके से आपका पीपीपी मॉडल चेंज होता है वहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी चेंज हो जाती है। अगर बीओटी प्रोजेक्ट है वहाँ पे आपकी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफ़र एट लास्ट कहाँ होगा, गवर्नमेंट सेक्टर में। BOOT यहाँ पे बिल्ड ओवन ऑपरेट ट्रांसफ़र, यहाँ पे भी ट्रांसफ़र हो रहा है तो गवर्नमेंट की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। लेकिन जहाँ पे आपका DFBO यहाँ पे आपका ऑपरेट होता है लास्ट में, तो ऑपरेट हो रहा है तो वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट करेगा। BOO बिल्ड ऑन ऑपरेट, यहाँ पे भी आपका प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट करेगा। ठीक है, अमोंग ऑल दीज मॉडल्स द BOT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन। ठीक है, और कन्वेंशनल भी है क्योंकि बहुत पुराने टाइम से इसको यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, RPSC सिलेबस में इसको मेंशन कर रखा है। जो BOT है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। RPSC AE के कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। व्हाट डज BOT स्टैंड्स फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय BOT एंड एक्सप्लेन द फेसेस ऑफ BOT। और BOT प्रोजेक्ट में जो फाइनेंसिंग मेथड होता है वो हम इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज BOT? तो BOT इज अ सिंपल एंड कन्वेंशनल PPP मॉडल वेयर द प्राइवेट पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंस, design, build and operate during the contracted period, also transfer back project to the government as the period is completed। BOT की सबसे पहले आप फुल फॉर्म देखिए, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। ठीक है, तो बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र होता है। इसका एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। देखो मान लो कोई सड़क बनानी है, ठीक है, तो सड़क बनाएंगे तो मान लो ये कोई नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने क्या दिया, प्राइवेट पार्टी को, किसी को दे दिया। तो प्राइवेट पार्टी जो कंपनी है वो क्या करेगी, इस नेशनल हाईवे को बनाएगी, उसके बाद में एक टोल प्लाजा एस्टेब्लिशमेंट कर देगी। उससे क्या होगा कि बिल्ड के टाइम पे तो क्या है, उसने इसको कंस्ट्रक्ट किया, और ऑपरेशनल टाइम पे क्या कर रहे हैं वो कंपनी, इसको ऑपरेट करने के साथ में यहाँ पे एक टोल टैक्स जो टोल प्लाजा लगा दी। अब उससे क्या हो रहा है कि फाइनेंसिंग जो की है, जो प्राइवेट कंपनी है, उस प्राइवेट कंपनी में सड़क बनाने में जितने पैसे लगाए हैं वो कैसे वसूलेगी, बाय टेकिंग द टैक्स फ्रॉम द रोड यूजर्स। ठीक है, तो रोड यूजर्स से वो क्या करेगी, टैक्स लेगी 10 से 15 साल, जब तक उसका जो पैसा लगाया हुआ है वो रिकवर नहीं हो जाता तब तक वो उस प्रोजेक्ट के अंदर टोल टैक्स लेगी। आफ्टर दैट जब उनका जो भी प्रॉफिट है वो कंप्लीट हो जाता है, या फिर जो शेड्यूल्ड कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है वो पूरा हो जाता है, उसके बाद में जो भी प्रोजेक्ट होता है वो प्रोजेक्ट ट्रांसफ़र टू गवर्नमेंट हो जाता है, यहाँ से टोल प्लाजा हट जाता है। तो एक सिंपल एग्जांपल है कि बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र का। रोड को बिल्ड किया, फिर उसको ऑपरेट किया कंपनी ने, और ट्रांसफर बैक टू गवर्नमेंट। तो आप क्या लिखोगे इसके अंदर, दिस इज सिंपल एंड कन्वेंशनल पीपीपी मॉडल। एक पीपीपी मॉडल है। ठीक है, पीपीपी मॉडल बहुत सारे आते हैं, आप पढ़ेंगे। वेयर द प्राइवेट पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंस, वही फाइनेंस करेगी, वही डिजाइन करेगी, वही बिल्ड करेगी, ऑपरेट करेगी ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्टर पीरियड, एंड ऑल्सो ट्रांसफर बैक द प्रोजेक्ट टू द गवर्नमेंट एज पर द पीरियड इज कम्प्लीटेड। देखो जब भी जो पीरियड कंप्लीट होगा तो वो ट्रांसफर कर देगी गवर्नमेंट को। ठीक है,
तो अगर आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आप इतना लिख दो, ये जो पैराग्राफ है वो। उसके बाद में जैसे अब इसका एग्जांपल हम लेते हैं, कोई भी न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी ली उसको, उसने डिज़ाइन किया, फाइनेंस किया, बिल्ड किया, ऑपरेट किया और ट्रांसफर बैक टू गवर्नमेंट। ये अब फ्लो डायग्राम जो है इससे आप समझ सकते हैं अच्छे से कि प्राइवेट कंपनी एज द स्टैंडर्ड सेट्स बाय गवर्नमेंट डिज़ाइन कैसे करेगी, जो भी स्टैंडर्ड्स हैं गवर्नमेंट सेट करेगी कि आपको इस तरीके से डिज़ाइन करना है, यहाँ से रोड निकालना है, तो जो भी स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे वो बाय द गवर्नमेंट सेट किए जाएंगे। आफ्टर दैट फाइनेंसिंग, तो फाइनेंसिंग के अंदर इक्विटी, कंट्रीब्यूशंस, लोन और सेल्फ। कहने का मतलब या तो आप थोड़ा सा गवर्नमेंट उसके अंदर कंट्रीब्यूट करेगी फाइनेंस का, या फिर जो प्राइवेट कंपनी वो लोन लेगी, या टोटली फुल खुद से उसको फाइनेंस करेगी। आफ्टर दैट बिल्ड, तो बिल्ड में उसको कंस्ट्रक्ट करना हो गया। ऑपरेट में उसको रेवेन्यू कलेक्ट करना फ्रॉम यूज़र फॉर एग्रीड पीरियड, जैसे टोल प्लाजा का हमने एग्जांपल लिया है। आफ्टर दैट जब आपका जो टाइम पीरियड है वो कंप्लीट हो गया तो ट्रांसफर बैक द एग्रीड, जो भी प्रोजेक्ट है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा गवर्नमेंट के पास। आफ्टर बिल्डिंग द प्रोजेक्ट, इन रिटर्न द पब्लिक सेक्टर विल अलाउ private sector to collect the revenue from users for a specific period. A concession give a private concessionaire responsibility not only for operate and maintain but also for financing and managing all required investment। जो भी हमने जो बात की है अभी उसको हमने सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, आप अपने वर्ड्स में इस चीज़ को लिख सकते हैं। अब बीओटी प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट किस कंपनी को देगी, किस तरीके से देती है, क्या डिसीजन किया जाता है कि ये प्रोजेक्ट है, इसके लिए जो सूटेबिलिटी है बीओटी की, तो उसके लिए क्या किया जाता है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सबसे पहले स्टडी करती है कि जो भी प्रोजेक्ट है उसकी सूटेबिलिटी के लिए कि ये प्रोजेक्ट है ये बीओटी के लिए सूटेबल है या नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी टीम होती है, लीडिंग इंजीनियर्स की, फाइनेंशियल्स की, या फिर कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन का काम करता है उसके लिए, या एनवायरनमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं उन सभी की एक टीम होती है। ये टीम डिसाइड करती है कि उसके ऊपर स्टडी करती है कि जो भी बीओटी प्रोजेक्ट है उसके लिए चाहिए नहीं चाहिए, मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसको हम बीओटी मॉडल की तरह बनाना चाहें या नहीं बनाना चाहें, तो उसके लिए स्टडी होती है। अगर वो सूटेबल होगा तो बीओटी के लिए उसको अप्रूव कर दिया जाता है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि ये प्रोजेक्ट है इसको बीओटी पीपीपी मॉडल के बेस पे बनाया जाएगा। अब इसके अंदर बीओटी प्रोजेक्ट में क्या क्या फेजेस होते हैं, प्री क्वालिफिकेशन, उसमें टेंडरिंग प्रोसेस होता है, फिर डिटेल नेगोशिएशन, सेलेक्ट, तो इसमें टेंडर निकाला जाता है। ये सब जो चीज़ें हैं ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बेसिक पता होगा कि कोई भी प्रोजेक्ट कैसे दिया जाता है, ठीक है, कि टेंडरिंग निकाली जाती है, प्री क्वालिफिकेशन, उसके अंदर बहुत सारी जो कंपनीज है, प्राइवेट कंपनी जो पार्टिसिपेट करती है, तो जो कंपनी सबसे कम इकोनॉमिकल प्राइसेस में उसको कंस्ट्रक्ट करने का जिम्मा लेती है तो उसको वो प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारा टेंडरिंग प्रोसेस है, कैसे एक बीओटी प्रोजेक्ट दिया जाता है। फिर जो भी पार्टीज़ क्या क्या इन्वॉल्व होती है उसके अंदर, कोई भी एक बीओटी प्रोजेक्ट उसमें कौन कौन सी पार्टीज़ इन्वॉल्व होंगी वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो, एक तो जो गवर्नमेंट है, होस्ट गवर्नमेंट, उसके बाद में जो फाइनेंसिंग के लिए बैंक्स हैं वो लीडिंग बैंक्स, अदर लीडर्स लाइक कोई सब कंपनी है जैसे बैंक है और बैंक से कोई अदर थर्ड पार्टी है वो भी अगर इसके अंदर फाइनेंस करी तो अदर लीडर्स हो गए, और पार्टीज टू द प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ये कौन सी पार्टी होगी, जो प्राइवेट कंपनी है वो पार्टी होगी। आफ्टर दैट ये भी पूछा जा सकता है कि क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हो सकती है एक बीओटी प्रोजेक्ट में, पॉलिटिकल रिस्क, टेक्निकल रिस्क और फाइनेंसिंग। पॉलिटिकल का मतलब है कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर है इस प्रोजेक्ट को जो है बीओटी के बेसिस पे बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, तो पॉलिटिकली भी वो डिपेंड करता है। आफ्टर दैट टेक्निकल रिस्क, तो टेक्निकल रिस्क जो है उसके अंदर आपका टेक्निकल फेलियर हो सकता है। फाइनेंसिंग रिस्क, कोई बैंक आपको पैसे दे ना ही दे, तो ये सब चीज़ें हैं वो बीओटी प्रोजेक्ट के अंदर रिस्क इन्वॉल्व होती है। उसके अलावा देखो आपसे शॉर्ट फॉर्म जो है इनकी आपसे पूछी जा सकती है कि BOO इसकी फुल फॉर्म क्या है, BOOT की क्या है, BOLT की क्या है, इन सभी की आपकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। पिछली बार जैसे पूछा था, तो बिल्ड ऑन ऑपरेट, ये BOO अगर आपको जहाँ पे OO गिवन है, ओन ऑपरेट है, ठीक है, उसी प्रकार से आपके पास यहाँ पे बिल्ड ऑन ऑपरेट ट्रांसफ़र BOT हो गया। अगर आपको L जहाँ दिख रहा है वो लीज हो गया, तो बिल्ड ऑपरेट लीज ट्रांसफ़र BOLT की फुल फॉर्म हो गई। डी जहाँ पे दिख रहा है आपको, जहाँ पे डेवलप होगा तो लीज, डेवलप, ऑपरेट, ये सब चीज़ आपको सीधी रटनी है, एक तरह से आपको याद ही करनी है कि ये चीज़ होती क्या है, ठीक है। आफ्टर दैट ROT, रिहेबिलेट, ऑपरेट, ट्रांसफ़र,
आफ्टर डिज़ाइन एंड बिल्ड ट्रांसफर डिज़ाइन बिल्ड ऑपरेट DBO, डिज़ाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट DBFO। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं इन सभी को आपको याद रखना है सिंपली। फिर आपको अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट पूछा जाता है, इतना ज़्यादा पूछे जाएगा नहीं, लेकिन अगर आपको टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पूछ लिया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स जो है किस तरीके से दिया जाता है, किस कॉन्ट्रैक्ट से दिया जाता है, तो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक लीज कॉन्ट्रैक्ट होता है। देखिए डिटेल में आपको पढ़ना है तो ये वोल्गा पब्लिशर की बुक है, उसके अंदर ये टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दे रखे हैं, आप वहाँ से इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वहाँ पे पूछ रहा है कि बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर या BWT या बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र। ठीक है, तो ये चीज़ क्या होती है और कैसे एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, क्या क्या फेजेस होते हैं। ठीक है, फाइनेंसिंग मेथड्स क्या है वो आपने यहाँ पे पढ़ लिया कि सबसे पहले तो BOT क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे फ्लो डायग्राम से आपको अच्छे से समझा रखा है क्या होता है। आफ्टर दैट जो प्रोजेक्ट है उसको बिल्ड करने के बाद में किस तरीके से उसको ट्रांसफ़र किया जाता है गवर्नमेंट को और BOT प्रोजेक्ट किस बेसिस पे दिया जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, क्या क्या फेजेस होते हैं वो हमने यहाँ पे देख लिया है। आफ्टर दैट कौन कौन सी पार्टीज उसके अंदर इन्वॉल्व होती है, क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, और उसके बाद में हमने ये देखा वेरियस PPP मॉडल्स जो हैं, ठीक है, अदर देन BOT वो क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन केस स्टडीज ऑफ रिसेंट प्रोजेक्ट्स इन राजस्थान रिफाइनरी। तो केस स्टडीज इन रिसेंट प्रोजेक्ट जो हैं राजस्थान रिफाइनरी के अंदर डेवलपमेंट्स हुए हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट है वो है आपका पचपदरा बाड़मेर में एक रिफाइनरी जो है स्टेब्लिश की गई है HPCL और राजस्थान गवर्नमेंट के शेयरिंग से, उनका जॉइंट वेंचर से इस चीज़ को डेवलप किया गया है। तो वो लेटेस्ट ऑयल रिफाइनरी जो है डेवलप की गई, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बट बिफोर दैट वी हैव टू स्टडी सम previously developed Rajasthan refineries, इट्स मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या। ये जो 3 रिफाइनरीज हैं ये बहुत पुरानी रिफाइनरीज है राजस्थान फील्ड में, एंड एक केरियन कंपनी है दैट एक्वायर्स द 100% ऑफ एक्सप्लोरेशन इंटरेस्ट। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे बाड़मेर रिफाइनरी। ठीक है, बाड़मेर रिफाइनरी जो रिसेंट डेवलप हुआ है, आपको करंट अफेयर अगर आपने पढ़ा होगा, प्री के लिए प्रिपरेशन करी होगी, करंट अफेयर के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक था बाड़मेर रिफाइनरी। तो बाड़मेर रिफाइनरी के बारे में आप खुद से लिख सकते हैं अगर किसी ने बेसिक भी पढ़ा होगा इसके बारे में। तो बाड़मेर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इज ए न्यू फैसिलिटी दैट इज करंटली बीइंग डेवलप इन बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। देखिए ये जो नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं इस तरीके से प्रिपेयर किए गए कि आपको बिना वीडियो देखे भी अगर आप नोट्स को पढ़ लेते हैं तो आपको 70 to 80% चीज़ें जो है समझ आ जाएगी। दिस प्रोजेक्ट इज सेट टू द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन राजस्थान एंड बीइंग डेवलप्ड बाय ए जॉइंट वेंचर बिटवीन HPCL एंड राजस्थान गवर्नमेंट नोन एज राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड। ठीक है, ये जो भी प्रोजेक्ट है इसमें राजस्थान गवर्नमेंट के शेयर हैं 26% और HPCL के 74% शेयर हैं। ये चीज़ आपने पढ़ ली होगी वैसे तो। और उसके अलावा आप क्या लिख सकते हो इसके अंदर कि द न्यू रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स दिस विल हैव ए टोटल प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ 9 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम। ठीक है, after that construction of this project is commenced in January 2018 and decided to complete by 2022। अब 2022 तक इसको कंप्लीट किया जाएगा और जनवरी 2018 में मतलब 1 साल पहले इसको स्टार्ट किया जा चुका है। और इसके लिए वैसे तो इसको डिसाइड कर दिया गया था 2013 में इसको डिसाइड कर दिया गया था कि ये जो भी रिफाइनरी है वो बिल्ड की जाएगी यहाँ पे, लेकिन उसके लिए फंडिंग जो है उस टाइम पे इतनी दी नहीं गई थी। अब इसका जो काम है वो स्टार्ट कर दिया गया जनवरी 2018 में। द डेवलपमेंट और द प्रोजेक्ट कॉस्ट इज about $6.8 billion and will create approximately 1,000 direct jobs upon completion as well as up to 40,000 indirect jobs during the construction। तो 40,000 के समथिंग indirect jobs और 1,000 के समथिंग आपकी direct jobs on the completion आपको मिल पाएगी। इट इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट टू राजस्थान इकोनॉमी। राजस्थान की इकोनॉमी में इसका अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा, तो राजस्थान का जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा इसकी वजह से। तो पचपदरा बाड़मेर वाली जो रिफाइनरी है उसकी आपको क्या याद रखना है, उसकी लोकेशन याद रखनी है, उसकी वजह से कितने लोगों को फ़ायदा होगा, जॉब्स आप लिख सकते हैं, उसके अंदर उसको बिल्ड करने में कितना पैसा लगा है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है,
और उसके बाद में ये लिख सकते हैं कि वहाँ पे उस रिफाइनरी से क्या क्या प्रोडक्ट्स आपके निकलेंगे, ठीक है। तो लोकेशन क्या है उसकी, द रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स विल बी बिल्ट इन अबाउट 5000 acres of land approximately 5 kilometers away from Pachpadra village in Badmer district. This is 100 kilometers away from Jodhpur airport and it will be connected and get benefited to NH 112, ठीक है। तो ये आप लोकेशन लिख दोगे। आफ्टर दैट बाड़मेर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स की जो डिटेल्स हैं, बेसिक डिटेल्स, वो हम यहाँ पे देखेंगे। द प्रपोज फैसिलिटी विल फीचर अ टोटल ऑफ 29 प्रोसेस यूनिट, और इसमें 29 प्रोसेस यूनिट्स होगी इंक्लूडिंग 9 MMTPA क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट और 94.8 MMTPA ये आपकी होगी वैक्यूम डिस्टिलेशन की, ठीक है। तो और 1.8 MMTPA ये होगी नेफ्था की, तो नेफ्था हाइड्रो ट्रीटमेंट यूनिट। तो ये भी चीज़ें हैं, आपको पढ़ लेनी है एक बार, क्या क्या प्रोडक्ट्स निकलेंगे यहाँ से। द रिफाइनरी इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस BS6 फ्यूल पेट्रोल। देखो भारत स्टेज 6, तो बी जिस तरीके से आपकी ये रैंकिंग बढ़ती है 4, 5, 6, तो उसी प्रकार से आपका जो क्वालिटी ऑफ फ्यूल है वो बढ़ती जाती है। तो इस रिफाइनरी के अंदर आपका BS6 जो फ्यूल निकलेगा, तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे फ्यूल निकल आ जाएगा। Petrol and diesel as well as petrochemical byproducts such as polypropylene and polyethylene in order to help meet the growing demand of petroleum and petrochemical projects in the state of Rajasthan। देखो आपको चीज़ें समझ आ रही है। अगर कोई दिक्कत आती है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक आपको समझ नहीं आता है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होके आप हमसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, ठीक है। फाइनेंसिंग की बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर फाइनेंसिंग किसने की है। तो एक MOU साइन किया गया था बिटवीन HPCL एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इन मार्च 2013 विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 372 बिलियन रुपीज़। तो ये जॉइंट वेन्चर था, ये भी गवर्नमेंट वाज सब्सिक्वेंटली साइन बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एंड HPCL इन 9 अगस्त 2017 टू डेवलप द प्रोजेक्ट। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, 2013 में तो इन्वेस्टमेंट का एक MOU साइन किया गया था कि 372 बिलियन रुपीज़ जो हैं वो HPCL और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इन्वेस्ट करेगी। लेकिन इन अगस्त 2017 ये डिसाइड किया गया था कि अब इस प्रोजेक्ट के लिए जो कॉस्ट हम देंगे, जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो करेंगे अप्रोक्सीमेटली 431 बिलियन, ठीक है, 431 billion rupees. Previously, in September 2013, the state had to pay an infrastructure loan of rupees 3736 crore every year for 15 years. तो 2013 की बात है ये, उस टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट को इतना लोन देना पड़ रहा था इस प्रोजेक्ट के लिए फॉर 15 ईयर्स, ठीक है, 15 साल के लिए। कितना देगी, 3736 करोड़ रुपीज़ हर साल, ठीक है। लेकिन इसका जो इफेक्ट पड़ रहा था वो क्या पड़ रहा था, दैट हैव एडेड ए फाइनेंशियल बर्डन ऑफ 56,000 करोड़। अगर गवर्नमेंट जो है हर साल 3736 करोड़ रुपीज़ दे रही थी इसके लिए लोन, तो उससे क्या रहा था, हर साल है ना, हर साल 56,000 करोड़ का बर्डन पड़ रहा था, फाइनेंशियल बर्डन राजस्थान गवर्नमेंट पे। तो ये एक तरह से घाटा हो रहा था। तो 2013 के बाद में क्या हुआ, बीजेपी गवर्नमेंट आई, जो भी नई गवर्नमेंट आई उसने क्या किया, इसको रिड्यूस करके जो 3736 करोड़ रुपीज़ पर एनम जो दे रही थी उसको करके कम 1123 करोड़ पर एनम कर दिया। तो फाइनेंशियल बर्डन कितना कम हो गया, अप्रोक्सीमेटली 16,845 करोड़, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना पहले था, बाद में इतना हो गया। पहले इतना जो भी इसके लिए फाइनेंशियल बर्डन था उसको कम कर दिया गया, कितना, 16,845 करोड़। और इसमें जो स्टेट है दैट हैज़ डिसाइडेड कि 12% जो रिटर्न है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रिफाइनरी से, वो स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। जो भी अगर कंपनी है, जो भी रिफाइनरी है, उस रिफाइनरी में जो भी इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट का 12% जो रिटर्न होगा वो कौन लेगा, अपनी राजस्थान गवर्नमेंट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज रिफाइनरी डेवलपमेंट वेरियस अदर डेवलपमेंट्स आर। देखो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेरियस रिसेंट डेवलपमेंट्स इन द रिफाइनरी प्रोजेक्ट, तो रिफाइनरी तो अभी जो मेन है वो आपकी पचपदरा बाड़मेर वाली है। उसके अलावा आपका लैंडमार्क डेवलपमेंट इन हाइड्रोकार्बन सेक्टर ऑफ स्टेट, क्रूड ऑयल इन राजस्थान में आप पढ़ सकते हो, हैवी ऑयल इन राजस्थान, नेचुरल गैस, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है आप पढ़ सकते हो। इन चीज़ों को अगर आप पढ़ना चाहते हो डिटेल में, तो आप
बुक रेफ़र करो वोल्गा पब्लिशर की, वहाँ पे पेज नंबर 97 98 पे ये चीज़ें आपको अच्छे से डिटेल में दे रखी है। वैसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको पूरी डिस्कस कर पाऊँगा इस वीडियो में। उसके अलावा भी अगर आपको ज़्यादा अगर आप चाहते हो कि मैं ज़्यादा पढूँ थोड़ा बहुत, तो आप पढ़ सकते हैं वहाँ से बुक से, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम। आपको समझ आ गया होगा अच्छे से वैसे क्वेश्चन नंबर 4 कि कोई भी रिसेंट डेवलपमेंट इन राजस्थान रिफाइनरी। तो राजस्थान रिफाइनरी में जो मेन है पचपदरा बाड़मेर वाली जो रिफाइनरी है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। पहले हमने पास्ट देखा थोड़ा बहुत, उसके बाद में जो बाड़मेर रिफाइनरी उसके बारे में हमने डिटेल से यहाँ पे पढ़े हैं, ठीक है। क्या लोकेशन है, क्या क्या प्रोडक्ट्स निकलेंगे, उसके अलावा कौन फाइनेंस कर रहा है, फाइनेंसिंग क्या सिस्टम है, और उसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट जो भी रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स हैं वो हम यहाँ पे देख लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रिपल आईटीज एंड आईआईटीज विद रेफरेंस टू राजस्थान, ठीक है। स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान क्यों हम चीज़ें पढ़ेंगे, स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान क्योंकि पिछली बार पूछा गया था कि राजस्थान के अंदर कौन सी आईआईटी है और कौन सी ट्रिपल आईटी है। देखो ट्रिपल आईटी क्वेश्चन जो है ये आपका आ सकता है सिलेबस में, तो ट्रिपल आईटी गिवन है, लेकिन लास्ट ईयर की बात हम करें तो देखिए लास्ट ईयर क्या था, आपका आईआईटी से क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम आईआईटी भी इसके अंदर डिस्कस करेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर ए ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। देखो जो भी आपका ट्रिपल आईटी है इस पर मैंने एक वीडियो दे रखा है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। आप चैनल को सर्च करेंगे वहाँ पे आपको ट्रिपल आईटीज़ के लिए एक वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो में आपको ट्रिपल आईटी के अबाउट जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको वहाँ उस वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिक आइडिया दे लेंगे आई ट्रिपल आईटी क्या होता है और आईआईटी क्या होता है। डिटेल में आप पढ़ने के लिए आप उस वीडियो को रेफ़र करें। वैसे आप नोट्स से पढ़ेंगे, इन नोट्स से तो ये मोर देन सफिशिएंट होगा, और दिस इज़ अंडरस्टेबल, ओके। This is the group of institute in higher education of India, and this is focusing on information technology. 5 of them, जितनी भी ट्रिपल आईटीज़ है इंडिया के अंदर, आउट ऑफ देम 5 आर फंडेड एंड मैनेज बाय एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, एंड रेस्ट आर सेटअप ऑन द पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। तो आप ये चीज़ देखिए, अब आपको समझ आ रहा है पीपीपी मॉडल पे क्या है। पीपीपी मॉडल क्या है, तो कोई सा भी मॉडल हो सकता है, बीओटी हमने पढ़ा अच्छे से, और बीडब्ल्यूटी हो सकता है, ठीक है। तो कोई सा भी एक मॉडल हो सकता है। तो 5 जो ट्रिपल आईटीज़ हैं ओवरऑल इंडिया के अंदर, उन वो सब फंडेड हैं और मैनेज की जा रही है एमएचआरडी, ठीक है। बाकी जो है वो सेटअप की गई है अकॉर्डिंग टू पीपीपी मॉडल, उसके अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चलेगी, ठीक है। तो दीज इंस्टीट्यूट्स एम्स टू इम्पार्ट नॉट जस्ट ब्रॉड एंड इंटरडिसिप्लिनरी आईटी एजुकेशन। अब देखो इस पैराग्राफ को आप किस तरीके से लिख सकते हो कि आप किसी कॉलेज के बारे में इमेजिन करो कि कोई कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट है, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं या कोई आईटी के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को क्या क्या कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, उन लोगों की किस तरीके से स्टडी करवाई जाती है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। ट्रिपल आईटीज़ में भी उसी तरीके सा, बस थोड़ा सा जो ट्रिपल आईटीज़ में डिफरेंस होता है, एज जैसे एनआईटी आईआईटीज़ होती है उन्हीं की तरह होता है, बस इनके अंदर जो कोर्स होता है, सिलेबस जो होता है वो थोड़ा अलग होता है। तो वो आप यहाँ से लिख सकते हो कि ट्रिपल आईटी एम्स टू सोल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स इन आईटी सेक्टर, रिसर्च करती है, कोई नई प्रॉब्लम आ रही है रिगार्डिंग टू न्यू टेक्नोलॉजीज, तो उस चीज़ों को सोल्व करने में ट्रिपल आईटी हेल्प करती है, ठीक है। ये पैराग्राफ जो है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं अच्छे से, आपको सारा चीज़ समझ आएगा। ट्रिपल आईटी राजस्थान की बात कर ले तो ट्रिपल आईटी जो कोटा है, दिस वाज वन ऑफ द ट्रिपल आईटी प्रपोज टू लोकेटेड इन रामपुर, ठीक है। तो रामपुर जो है वहाँ पे कोटा के पास में एक प्लेस है, वहाँ पे ट्रिपल आईटी कोटा को प्रपोज किया गया है, वहाँ पे बनाने के लिए इसको डिसाइड किया गया वहाँ पे बनेगी। लेकिन अभी तक इसकी क्लासेज जो लगती है वो टेम्परेरी इंस्टीट्यूट टेम्परेरी कैंपस में लगती है। एमएनआईटी जयपुर में ट्रिपल आईटी कोटा की क्लासेज लगती है। अभी तक एक बैच पास आउट हो गया है 2017 में, इसको स्टेब्लिशमेंट किया गया था 2013 में, ट्रिपल आईटी कोटा की जो टेम्परेरी क्लासेज हैं एकेडमिक सेशन। लेकिन उसका जो है फर्स्ट सेशन, उसका जो फर्स्ट बैच है वो पास हो चुका है 2017 में। लेकिन अभी तक जो है ट्रिपल आईटी कोटा वो बनी है नहीं वहाँ पे,
उसकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो बना दी गई है, लेकिन अभी उसको कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया अभी तक। जो टेम्परेरी क्लासेज जो लगती है एमआईटी जयपुर में ही लगती है, ठीक है। फर्स्ट बैच हैज़ ग्रेजुएटेड इन ईयर 2017। IIIT Kota offers technical courses for CSE and EC branches with creative project courses which are totally different from NITs. Okay. Every year, IIIT Kota that celebrates its foundation day in April after the IIIT Act was passed in the Parliament. तो जब IIIT Act पास हुआ था इन पार्लियामेंट 2017 में, आईआईटीज़ होते हैं और एनआईटीज़ होते हैं, उनको बोला जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। उसी तरीके से अब जैसे एक्ट पास हुआ था 2017 में, उसके बाद में ट्रिपल आईटीज़ जो होती हैं उनको भी आप इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दे दिए। और इसकी जो डिटेल डिस्कशन है, आप वीडियो जो है हमने प्रोवाइड कर दिया है, एक इसकी लिंक जो है आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप चेक कर लीजिए इसको। तो ट्रिपल आईटी अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बाकी आई थिंक दिस इज़ मोर देन एनफ अबाउट द ट्रिपल आईटीज़। ट्रिपल आईटी क्या होती है, उसके बाद में हमने ये पढ़ा है कि उनकी फंडिंग कैसे हो रही है, और राजस्थान के अंदर जो ट्रिपल आईटी है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। एक चीज़ ये देखो, यहाँ पे जो ट्रिपल आईटी कोटा है, दिस इज़ द जॉइंट वेंचर ऑफ एमएचआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ पीपीपी मॉडल। इसमें जो है पीपीपी मॉडल के तहत ये बन रही है, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत ये बन रही है। आपको ये चीज़ तो वैसे पता होगी, आईआईटी के स्टूडेंट्स होंगे कोई। और इसके अलावा ये चीज़ है कि आईआईटी सिस्टम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। आईआईटी जो है सिस्टम वो 1946 से सर जोगेंद्र सिंह दैट ही हैज सेट अप ए कमेटी, और उनका ये मानना था जोगेंद्र सिंह का कि इंडिया के अंदर कोई ऐसे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होने चाहिए जिनसे हमारी जो डेवलपमेंट है, इंडिया का जो डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो या किसी भी तरीके से डेवलपमेंट हो, वो काफ़ी अच्छा हो सके, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि कोई ऐसे इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए जो आपकी इकोनॉमिकल ग्रोथ में, इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ में, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उनकी ग्रोथ में हेल्प करे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया उस टाइम पे, ही क्रिएटेड 22 मेंबर कमेटी दैट हेडेड बाय नालिनी और रंजन। उस टाइम पे नालिनी रंजन सरकार थी। सी रिकमेंडेड स्टेब्लिशमेंट ऑफ आईआईटीज़ इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा कि जैसे इंडिया जो है उसके वेरियस पार्ट्स में हम आईआईटीज़ जो है उनकी लोकेशन स्टेब्लिशमेंट करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, जो फर्स्ट आईआईटी जो फाउंड की गई थी दैट वाज फाउंड इन 1950 एंड स्टेब्लिश्ड इन 1951। आईआईटी खड़गपुर सबसे पुरानी है और इसको स्टेब्लिशमेंट किया गया था 1951 में। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन 15 सितंबर 1956 पास्ड द आईआईटी एक्ट डिक्लेयरिंग आईआईटी खड़गपुर एज इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। तो 1956 इसमें एक एक्ट पास हुआ। उसको पास होने के बाद में जो भी आईआईटीज़ है उनको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दे दिया गया था, राष्ट्रीय महत्वता का संस्थान, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरकार कमेटी 4 न्यू कैंपस वर एस्टेब्लिश्ड। और सरकार कमेटी जो है नालिनी रंजन सरकार, उनकी कमेटी ने ये कहा कि अब 4 नए और इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएं, बम्बई, मद्रास, कानपुर एंड दिल्ली। तो 1958 में बम्बई, मद्रास 1959 में, आफ्टर दैट 1959 में ही कानपुर का, और 1961 में दिल्ली। तो आईआईटी एक्ट वाज अमेंडेड टू रिफ्लेक्ट द एडिशन ऑफ न्यू आईआईटी। जो भी आईआईटी एक्ट था उसको अमेंड किया गया, उसमें संशोधन हुआ। संशोधन के बाद में ये डिसाइड हुआ कि इसके अंदर और नए एनआईटीज़ भी ऐड होने चाहिए, ठीक है। तो असम की सरकार थी, असम के जो स्टूडेंट्स थे वो चाहते थे कि हमारे यहाँ पे भी एनआईटीज़ हो या आईआईटीज़ हो। तो उन्होंने आईआईटी के लिए रिक्वेस्ट की। राजीव गांधी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे एक आईआईटी इस्टेब्लिशमेंट के लिए घोषणा कर दी। तो आईआईटी गुवाहाटी जो वो 1960 के टाइम पे उनको इस्टेब्लिशमेंट किया गया था और कंस्ट्रक्शन बाद में कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की, दिस इज़ इंडियाज ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज। इस इंडियाज़ ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज को आईआईटी का दर्जा दिया गया कब, 2001 में। आईटीबीएचयू को आईआईटी का दर्जा दिया गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को। और
1 अक्टूबर 2003 उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने प्लानिंग की कि जो भी पुराने इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंदर अच्छा काम हो रहा है, जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंदर अच्छा काम हो रहा है और उनके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो आईआईटीज़ बनने लायक है। तो उन्होंने ये प्लानिंग की कि एक कमेटी बनाई जाए, एसके जोशी कमेटी उन्होंने बनाई। और उस कमेटी का काम यही है कि जो जैसे पुराने इंस्टीट्यूट, जैसे एनआईटी का एग्जांपल लेते हैं, एनआईटी है, अगर एनआईटी के अंदर इतना पोटेंशियल है कि उसको आईआईटी बनाया जाए, तो ये कमेटी क्या करती है, एनआईटीज़ में जाके चेक करेगी कि वहाँ पे इतना पोटेंशियल है नहीं है। तो जो पुराने इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हीं इंस्टीट्यूट्स को अब धीरे धीरे आईआईटीज़ का दर्जा दिया जा रहा है। जैसे रिसेंटली आपका आईएसएम धनबाद था, तो उसको आईआईटी धनबाद, जो लास्ट टाइम पे आईआईटी बनाया गया था सबसे लास्ट, आईआईटी धनबाद। इसी तरीके से इस टाइम पे अगर हम आईआईटीज़ की बात करें तो इस टाइम पे ओवरऑल इंडिया के अंदर 23rd आईआईटी कॉलेजेस हैं। ठीक है, आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की आईआईटी के अंदर मैनेजमेंट कैसे होता है, तो अगर आपको मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर अगर देखना है तो पेज नंबर 26 पे जाइए जॉन टेक की बुक में, वहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ आईआईटीज़ मिल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आईआईटी के अंदर जो है बड़ा क्वेश्चन नहीं बन सकता, 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो 5 नंबर के क्वेश्चन में आप इस तरीके से आप यहाँ पे लिख दो कि आईआईटी की एक बैकग्राउंड लिखो कि आईआईटी स्टार्टिंग किसने की, कैसे कैसे आपके जो आईआईटीज़ है वो डेवलप हुए, इस टाइम कितनी आईआईटीज़ हैं, कौन सी आईआईटी जो है कब स्टेब्लिशमेंट की गई थी। उसके बाद में ये आईआईटीज़ में क्या क्या एजुकेशनल सिस्टम होता है, देखो क्या क्या टीचिंग सिस्टम होता है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे उसमें वेरियस ब्रांचेज होती है, इंजीनियरिंग सिस्टम होगा एक, तो एक सिस्टम होगा, जैसे कोई मैनेजमेंट का भी सिस्टम होता है एनआईटीज़ के अंदर, और रिसर्च की एक ब्रांच होती है अलग ही, तो वो सब चीज़ें भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 था आपका NHAI और DFCCIL, इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, शॉर्ट नोट ही लिखा जाएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में आप इनको लिख नहीं सकते। NHAI के बारे में आप क्या लिख सकते हो कि जो भी आपकी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है, दिस वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट NHAI एक्ट इन 1988 एंड NHAI इज, देखो ये भी चीज़ें हैं आपको पॉइंट वाइज मिली है सब, यहाँ पे आपको ये डॉट दिखा है, इसका मतलब ये पॉइंट है एक नया, तो आप इनको पॉइंट वाइज कितने पॉइंट है टोटल ये याद कर लो और आपको पता चल जाएगा। एक बार ब्रीफली पढ़ लोगे तो NHAI क्या है उसका ब्रीफ आइडिया आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो NHAI इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ द नेशनल हाईवेज। तो जैसे भी नेशनल हाईवेज है, कोई नेशनल हाईवे, उसका डेवलपमेंट का काम कौन देखेगा, NHAI, मेंटेनेंस का काम और उसके अलावा जो भी मैनेजमेंट का काम है वो कौन देखेगा, NHAI। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, आप जो भी NHAI है उसके बारे में ये पॉइंट्स है, रिमेंबर करने लायक पॉइंट है, आप इनको पढ़ो। आप एक तरह से थ्योरी है, जैसे नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक NHDP प्रोजेक्ट, दिस इज द प्रोजेक्ट टू अपग्रेड एंड रिहेबिलिटेट एंड वाइडन द मेजर हाईवे इन इंडिया टू हायर स्टैंडर्ड। तो NHAI का एक प्रोग्राम है और एक प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट का नाम है NHDP। इस प्रोजेक्ट का क्या काम है कि जो एग्जिस्टिंग हाईवेज़ हैं उन हाईवेज़ को चौड़ा करो थोड़ा, और उनको रिहेबिलिटेट करो और उनको अपग्रेड करो, ये काम है। और ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था 1999 में अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने लीडरशिप इसकी की थी उस टाइम पे, इन्होंने एक प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया है NHDP। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, NHAI का मेन ऑब्जेक्टिव ये है टू एंश्योर ऑल कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड्स एंड प्रिक्योरमेंट्स कन्फर्म टू द बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस विद रिगार्ड टू ट्रांसपेरेंसी ऑफ प्रोसेस एडॉप्शन ऑफ द बिड। अब इसका मतलब ये हुआ, इस लाइन जो पैराग्राफ है इसका मतलब ये हुआ, इसका जो एम था NHAI का एम जो है वो यही है कि जो डेवलपमेंट हो, रोड्स का डेवलपमेंट हो, वो बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिस, मतलब आपका जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, लेटेस्ट जो भी आपकी टेक्नोलॉजी उसके बेसिस पे आपकी डिज़ाइनिंग और कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए रोड्स के ना, और जो भी सिस्टम उसके अंदर अच्छी ट्रांसपेरेंसी होनी, मतलब कोई करप्शन वगैरह ना हो। तो ये सब जो एम है वो NHAI का है। तो मिशंस ऑफ NHAI की हम बात कर लेते हैं। NHAI के जो मिशंस हैं इज़ टू डेवलप एंड मेंटेन एंड मैनेज द नेशनल हाईवेज साइन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किए हैं नेशनल हाईवे, उनकी मेंटेनेंस, उनके डिज़ाइन और उनका डेवलपमेंट का काम कौन करेगा, NHAI। ऑल्सो टू कलेक्ट द फीसेज ऑन NH, रेगुलेट एंड कंट्रोल द व्हीकल्स ऑन नेशनल हाईवे फॉर इट्स प्रॉपर मैनेजमेंट। अच्छे मैनेजमेंट के लिए फीस कलेक्ट करना, टोल टैक्स कलेक्ट करना, उनको रेगुलेट करना, व्हीकल्स का कंट्रोल करना, ये सब कौन देखेगा, NHAI। एक बार पढ़ोगे अच्छे से याद हो जाएगा आपका। टू डेवलप एंड प्रोवाइड
consultancy and construction services in India and abroad, and carry research activities to improve facilities on a national highway, to assist various terms and conditions to state governments for their new schemes regarding highway development। मतलब किसी भी स्टेट के अंदर कोई नई स्कीम लॉन्च की जा रही है तो हाई जो भी स्टेट है वो पूछेगा एनएचएआई से कि इस स्कीम के लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन रखी जाए, तो वो असिस्टेंट उसको कौन असिस्ट करता है, एनएचएआई असिस्ट करता है उस प्रोजेक्ट के लिए। एंड नेशनल हाईवेज राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान के अंदर करंट टाइम पे 37 नेशनल हाईवेज हैं जो पास होते हैं राजस्थान से। टोटल लेंथ की हम बात कर लेते हैं ओवर 7906 किलोमीटर्स, ठीक है। सबसे ज़्यादा है आपके महाराष्ट्र में और आफ्टर दैट यूपी के अंदर। तो महाराष्ट्र और यूपी के बाद में सबसे ज़्यादा रोड की लेंथ है वो राजस्थान के अंदर है। सबसे जो लॉन्गेस्ट हाईवे है राजस्थान के अंदर NH15 है, इसकी लेंथ है 906 किलोमीटर्स, ठीक है। और ये जो भी रूट है पठानकोट समख्याली गुजरात में पड़ता है, तो पठानकोट से समख्याली गुजरात तक जाता है, ये सबसे लंबा रूट है NH15। और सबसे जो मोस्ट फेमस है और मोस्ट बिजी जो है वो NH8 है, दिल्ली वाला जो हाईवे है, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे सेकंड है ये। सेकंड नंबर पे आता है NH8, इसकी जो लेंथ है वो 688 किलोमीटर्स है, अजमेर जयपुर उदयपुर चित्तौड़गढ़, ठीक है NH8। उसके बाद जो सबसे छोटा है, वैसे तो बहुत सारे हैं 37 है, सबको याद नहीं रखना है आपको, सबसे बड़ा छोटा सबसे फेमस सबसे बिजी ये सब कुछ है ना। तो NH11B जो स्मॉलेस्ट है, रेवाड़ी से पलवल, पलवल हरियाणा में पड़ता, ये 5 किलोमीटर का इसकी डिस्टेंस है सिर्फ राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो सबसे छोटा और सबसे बड़ी की बात कर लेते हैं। एज ऑन Feb 2017 द रोड डेंसिटी ऑन द स्टेट वॉज 64.70 किलोमीटर्स पर 100 स्क्वायर। तो राजस्थान हैज़ 12 RTO ऑफिसेज एंड अप्रोक्सीमेटली 39। तो देखो इसके अंदर 39 डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस जैसे DTO जो होते हैं, तो राजस्थान के अंदर 12 तो RTOs हैं और 39 DTO हैं। जयपुर के अंदर हम बात कर लेते हैं, 3 आपके RTO ऑफिसेज हैं और जिनके अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो RJ14 का जो नंबर चलता है, एक RJ45 का, तो 2 तो RTO हैं जहाँ पे मैनेजमेंट होता है RJ14 वाले नंबर्स का, और एक RTO जहाँ पे RJ45 वाले नंबर्स का मैनेजमेंट चलता है, ठीक है। उसके अलावा 39 DTOs हैं। RTO का क्या काम होता है? RTO वर्क एज पर सेक्शन 13A। तो 13A जो सेक्शन है अकॉर्डिंग टू काम करता है राजस्थान मोटर व्हीकल एक्ट 1951 एंड इट्स टास्क टू इम्प्लीमेंट वेरियस ट्रांसपोर्ट प्रोविजन फॉल्स अंडर मोटर व्हीकल एक्ट 1988। तो 1988 व्हीकल एक्ट जो है उसके अंदर जो भी प्रोविजंस होते हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन का काम कौन करता है? RTO, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं NHDP के, उसके अंदर आता है, देखो एक भारतमाला प्रोजेक्ट है, ये आप डिटेल में पढ़े होंगे वैसे तो भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में करंट अफेयर में, तो इसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। बस इतना ध्यान रख लो कि कोटपुतली बाईपास जो है वो भारतमाला परियोजना है, उसमें शामिल है। भारतमाला प्रोजेक्ट इज़ क्लियर्ड बाय यूनियन कैबिनेट ऑन 25 अक्टूबर 2007। के बाद में है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन DFCCIL। DFCCIL क्या है? सिलेबस में है DFC, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये क्या है? तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नाम से पता चल रहा है, डेडिकेटेड मतलब डेडिकेट किया गया है किसके लिए? फ्रेट के लिए। फ्रेट क्या है? आपका जो मालगाड़ी मूवमेंट होता है ना उसको कहते हैं फ्रेट। और कॉरिडोर का मतलब एक सिस्टम है, एक मूवमेंट के लिए आपको कॉरिडोर गिवन है, रास्ता गिवन है। तो DFC का मतलब ये हुआ कि ऐसा कॉरिडोर जो सिर्फ डेडिकेटेड है किसके लिए? फ्रेट मूवमेंट के लिए, मालगाड़ी के मूवमेंट के लिए। उस पर जो जनरल गाड़ी चलती हैं, जो रेलगाड़ी चलती है जिसमें पैसेंजर ट्रेन चलती है, वो उसके ऊपर नहीं चलेगी, वो ओनली डेडिकेटेड टू किसके लिए है? फ्रेट के लिए। तो अब यहाँ पे पढ़िए, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इज ए रेलवे रूट विच इज डेडिकेटेड टू द फ्रेट ट्रैफिक मूवमेंट ओनली, okay, which will make it cheaper, faster and more reliable to move the goods between industries in north zone and ports on eastern and western coast। तो देखिए क्या होता है कि जैसे पैसेंजर ट्रेन है, प्रायोरिटीज़ पैसेंजर ट्रेन्स को दी जाती है, मालगाड़ी का जो मूवमेंट होता है बहुत स्लो होता है, तो इसीलिए क्या किया गया, इंडियन गवर्नमेंट जो इंडियन रेलवेज़ है उन्होंने ये डिसाइड किया जैसे जो भी आपका मूवमेंट है फ्रेट का, उसके लिए क्यों ना एक अलग से कॉरिडोर बना दिया जाए
ताकि जो भी आपका मूवमेंट होगा वो काफ़ी फास्ट होगा। अगर सेपरेट है तो आपकी पैसेंजर ट्रेन्स हैं उसके अंदर मूवमेंट भी अच्छे से हो सकेगा, उनको भी जो सिग्नलिंग का सिस्टम होता है, टाइमिंग होती है, वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो इसके लिए क्या किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अंडर द डायरेक्शन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट हैज़ टेकन अप द DFC प्रोजेक्ट। दिस प्रोजेक्ट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन अप्रैल 2005 टू एड्रेस द नीड्स ऑफ रैपिडली डेवलपिंग इंडियन इकोनॉमी। एक बार पढ़ोगे आपको चीज़ें समझ आएगी। द एग्जिस्टिंग क्वाड्रिलेटरल रेलवे नेटवर्क, देखो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रेलवे नेटवर्क है, इसके अंदर क्या किया गया है, जो 4 मेजर सिटीज़ हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनको लिंक किया गया है। ये चीज़ देखी गई, इसकी नीड क्यों है, देखो DFC की नीड क्या पड़ी कि जो भी आपका कॉरिडोर है गोल्डन कॉरिडोर, जिसमें आपकी 4 मेजर सिटीज़ जो हैं वो कनेक्ट हो रही है, इन सिटीज़ के लिए रूट की जो लंबाई है वो केवल 16% है टोटल इंडिया के अंदर जो रूट है। लेकिन ये देखा गया कि ये 16% रूट है ना, इसी रूट के लिए 52% ऑफ पैसेंजर ट्रैफिक है और 58% ऑफ फ्रेट ट्रैफिक है। मालगाड़ी सबसे ज़्यादा चलती है इस 16% जो रूट है, इसी के ऊपर तो 52% पैसेंजर ट्रैफिक चलता है और 58% इसके ऊपर फ्रेट ट्रैफिक चलता है, मालगाड़ी वाला ट्रैफिक चलता है। तो ये देखा गया कि इस रूट के लिए अलग से क्यों ना हम एक सिस्टम बना दें जिसके लिए मालगाड़ी का मूवमेंट अलग हो और रेलगाड़ी का मूवमेंट अलग हो। तो इन रूट्स के लिए जो काफ़ी सेचुरेटेड थे, तो फ्रेट कॉरिडोर वर प्रपोज्ड, इसका मतलब है ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे आपको अगर समझ में आ रहा हो, दिस फ्रेट कॉरिडोर्स वर प्रपोज्ड टू एंश्योर मोर रिलायबल, इकोनॉमिकल एंड फास्टर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ये देखा गया अगर फ्रेट कॉरिडोर्स हम बना देंगे दैट विल बी मोर रिलायबल, मोर इकोनॉमिकल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स होगा वो काफ़ी फास्ट तरीके से होगा। ठीक है, इनिशियली अब शुरुआत में जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं DFC के, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रूट कॉरिडोर। तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रूट कॉरिडोर जो है, इसको जो जल्दी इसलिए बनाया गया है, इसके अंदर जैसे एक पंजाब टू वेस्ट बंगाल है कोलकाता, तो कोल एंड स्टील माइंस आती है इस रास्ते में। तो जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उस इंडस्ट्रीज से जैसे मालगाड़ी माल लेके जाती है, तो यहाँ पे ट्रैफिक सबसे ज़्यादा देखा गया। आफ्टर दैट ये देखा गया, ये एनालाइज किया गया कि जो हरियाणा से महाराष्ट्र मुंबई तक जो जाता है ये रेल रूट, इसके अंदर जो ट्रैफिक देखा जाएगा बहुत ज़्यादा देखा जाएगा बाय 2022 तक। ये एक्सपेक्ट किया गया जो कि यहाँ पे ट्रैफिक जो होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले जो इन 2 फ्रेट कॉरिडोर्स हैं उनको डेवलप किया जा रहा है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रूट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो इनिशियली कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज 2 फ्रेट कॉरिडोर्स वर अंडर कंस्ट्रक्शन विच विल बी अबाउट 2800 किलोमीटर्स। तो इन दोनों की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 2800 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। These 2 above mentioned routes are highly saturated with lane capacity utilization reaching as high as 150। जो भी लेन की कैपेसिटी है उसका यूटिलाइजेशन 100% से भी ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इन दोनों को बनाने का एक मेन मोटिव यही था कि यहाँ पे जो आपका ट्रैफिक का मूवमेंट हो, इकोनॉमिकल हो, काफ़ी फास्टर हो। ठीक है, तो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी ईजी हो। कंसिडरिंग द हायर ट्रांसपोर्टेशन डिमांड्स, पॉवर्टी, कंजेशन रूट्स एंड ग्रीन हाउस गैस इमिशन। देखो अगर आप देखोगे कि रोड से ट्रांसपोर्टेशन होगा गुड्स का, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू एक रेलगाड़ी चल रही है और इतने सारे आपके व्हीकल्स चल रहे हैं। तो व्हीकल्स के कंपैरिजन में रेलगाड़ी जो है बहुत कम पोल्यूशन क्रिएट करेगी, ग्रीन हाउस गैसेज का जो एमिशन है वो कम होगा। तो यहाँ पे इसकी नीड जो पड़ जाती है, यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो 4 कॉरिडोर्स की हम बात कर लेते हैं, वैसे 6 कॉरिडोर्स टोटल हैं। नॉर्थ साउथ जो हैं दिल्ली से तमिलनाडु, चेन्नई। आफ्टर दैट ईस्ट वेस्ट जो हैं कोलकाता से मुंबई। ईस्ट एंड साउथ ये कोलकाता से आंध्र प्रदेश। साउथ टू साउथ तमिलनाडु से गोवा। तो ये 4 जो हैं प्लानिंग स्टेज में हैं और 2 जो आपके हैं वो कंस्ट्रक्शन स्टेज में हैं। और उसमें से राजस्थान के अंदर हम देखें तो फुलेरा तक का जो काम है वो जल्दी ख़त्म होने वाला है और कुछ काम तो हो भी गया है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात कर लेते हैं। अब आएगा आपका DFCCIL, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, और CCIL इसका मतलब ये है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखो यहाँ पे जो भी DFCCIL है दैट वाज सेटअप
अंडर द इंडियन रेलवेज इन 2006 में इसको एस्टेब्लिशमेंट किया गया, सेटअप किया गया। इट वॉज रजिस्टर्ड एज ए स्पेशल पर्पज व्हीकल अंडर ए कंपनीज एक्ट 1957। तो DFCCIL इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एवर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बीइंग अंडरटेकन बाय द इंडियन रेलवे सिंस 1947। ये चीज़ें आप लिख सकते हो आराम से कि DFCCIL जो है इसको सेटअप किया गया 2006 में, और इसको स्पेशल पर्पस व्हीकल जो SPV सिस्टम होता है उसके तहत इसको साइन किया गया था, कंपनीज एक्ट 1957। दिस इज़ द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट इंडियन रेलवे के थ्रू। जो सबसे लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है वो आपका DFCCIL वाला प्रोजेक्ट है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करते हैं राजस्थान के रेस्पेक्ट में, तो अबाउट 39% ऑफ DFC इज पासिंग थ्रू द राजस्थान एंड अप्रोक्सीमेटली 553 किलोमीटर्स। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कितना परसेंटेज ऑफ टोटल DFC प्रोजेक्ट्स आर पासिंग थ्रू द राजस्थान, ठीक है। तो अबाउट 60% ऑफ द स्टेट्स एरिया फॉल विद इन द DFC प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आपका DFC जो प्रोजेक्ट है 60% ऑफ स्टेट्स एरिया फॉल विद इन द प्रोजेक्ट area of influence including the major districts such as Jaipur, Alwar, Kota, Bhilwara. With this, state is positioned as an attractive destination for setup operational units and industry. तो देखो आपका जो DFCC जो कॉरिडोर है आपका जयपुर, अलवर, कोटा, भीलवाड़ा, तो इन ज़िलों के आसपास में आपका इंडस्ट्री सेटअप करना काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है, ठीक। तो अब यहाँ पे जो इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी राजस्थान की वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आफ्टर दैट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, मतलब जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। सबसे पहले तो हम मेट्रो रेल के कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेंगे कि it is estimated that 60% of Indian population will be living in urban area by 2050। 2050 तक 60% जो इंडियन पॉपुलेशन होगी वो अर्बन एरियाज़ में रहेगी। तो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको काफ़ी अपग्रेडेशन की रिक्वायरमेंट है ताकि जो आपकी ट्रेवल फैसिलिटीज़ है वो काफ़ी बेटर हो सके अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन इंक्रीमेंट इन द अर्बन एरिया। तो मेट्रो रेल system offers a high capacity solution to fulfill users travel demand, particularly in cities with the longer trip length concentrated along high demand corridor। आप यहाँ पे एग्जांपल लो दिल्ली का, ठीक है। तो आपको अगर पूछ लिया जाए कि मेट्रो की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है, मेट्रो रेल सिस्टम जो है उससे आपका पोल्यूशन जो है बहुत कम होगा। ट्रैफिक जो देखा जाता है रोड पे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से आपके वहाँ पे जाम की कंडीशंस हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा आपका जो मूवमेंट है वो काफ़ी फास्टर होता है एज़ कम्पेयर टू पर्सनल व्हीकल। आप पर्सनल व्हीकल अगर आप लेके जाओगे थ्रू द रोड उससे काफ़ी इकोनॉमिकल आपका मेट्रो मूवमेंट पड़ जाता है, ठीक है। आपका कंफर्टेबल हो जाता है ये मेट्रो सिस्टम एज़ कम्पेयर टू द रोड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप खुद से लिख सकते हैं सोच के कि मेट्रो की नीड क्यों पड़ी है, ठीक है। अब कुछ फैक्चुअल डेटा है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडिया इज़ अमोंग द 55 कंट्रीज़ दैट हैव ए मेट्रो रेल नेटवर्क, मतलब 55 जो कंट्रीज़ है ओवरऑल द वर्ल्ड में उनमें एक इंडिया भी है जिसके पास मेट्रो रेल नेटवर्क है। इंडिया के पास जो मेट्रो रेल नेटवर्क है वो ओवरऑल वर्ल्ड का 3% है। Country's first metro rail in Kolkata opened in 1984, while work for this has started in 1972. Currently, the metro rail is opening in 10 cities of Delhi, Mumbai, Bangalore, Kolkata, Chennai, Lucknow, Kochi, Hyderabad, Jaipur and Gurgaon। तो यहाँ पे 10 ऐसी सिटीज़ हैं जिनके अंदर आपका मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो चुका है। द सेकेंड मेट्रो रेल प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन दिल्ली इन 2002। हाफ ऑफ द टोटल मेट्रो रेल नेटवर्क इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली 231 किलोमीटर ऑफ एंटायर 430 किलोमीटर। इंडिया के अंदर 430 किलोमीटर का मेट्रो रेल सिस्टम है जिसमें से आधा जो है वो केवल दिल्ली के अंदर है। मतलब सबसे ज़्यादा बड़ी जो मेट्रो रेल सिस्टम है वो कहाँ की है, दिल्ली की, ठीक है। इन कंपेरिजन टू मुंबई की हम बात कर लेते हैं, वहाँ पे ओनली 20 किलोमीटर्स ऑफ ऑपरेशनल मेट्रो रेल नेटवर्क है। यूपी के अंदर लखनऊ के अंदर हम बात कर लेते हैं, वहाँ पे सिर्फ 8 किलोमीटर का सर्विस रूट है। अब हम ये देख लेते हैं कि जो मेट्रो रेल है, मेट्रो ट्रेन है, उसकी क्या नीड है। मेट्रो ट्रेन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन फॉर मास ट्रांसपोर्टेशन। बहुत सारा ट्रैफिक है, बहुत सारे पीपल हैं, वहाँ पे सबसे बेटर जो ऑप्शन आता है वो आपका मेट्रो रेल सिस्टम आता है। तो फॉर बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली ट्रैफिक इज़ वेरी हाई एंड रोड ट्रांसपोर्टेशन क्रिएट्स जाम कंडीशन एंड ऑल्सो ड्यू टू द व्हीकल
व्हीकल्स वेरी हाई एयर पोल्यूशन अकर्स। तो इसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे आपके मेट्रो के सिस्टम की रिक्वायरमेंट हो जाती है। द मेट्रो रेल सिस्टम इज कैपेबल ऑफ कैरिंग मोर पीपल एंड अलाउ अस टू ट्रेवल मेजर डिस्टेंस मच फास्टर एंड विद मोर सेफ्टी इन इकोनॉमिकल प्राइसेस। ठीक है, तो ये जो है नीड हो जाती है मेट्रो ट्रेन की। क्या क्या एडवांटेज हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज है मेट्रो रेल सिस्टम की, वॉल कपलेचर की बुक में पेज नंबर 117 118 पे ये इस तरीके से दिया हुआ है एडवांटेज डिसएडवांटेज, कि आप पढ़ते आपकी चीज़ें समझ आ जाएगी। वैसे आप डिसएडवांटेज एडवांटेज खुद से भी लिख सकते हैं, मेट्रो का क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है। अब हम बात कर लेते हैं जयपुर मेट्रो की। ठीक है, क्योंकि जो टॉपिक है मेट्रो का वो हम विद रेफरेंस टू राजस्थान पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, आरपीएससी की एग्ज़ाम है। तो जयपुर मेट्रो की बात कर लेते हैं। जयपुर मेट्रो एम्स टू प्रोवाइड सेफ एंड ग्रीन अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम टू द पीपल ऑफ जयपुर सिटी। दिस एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इन द रीजन एंड ट्रांसफॉर्म्स जयपुर इनटू ए वर्ल्ड क्लास सिटी। उससे वहाँ के जो राजस्थान गवर्नमेंट है उसके लिए इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा। जयपुर मेट्रो रेल जो है उसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं कि दिस इज 6th प्रोजेक्ट आफ्टर द कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर, गुरुग्राम एंड मुंबई। ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट मेट्रो इन इंडिया टू रन ऑन डबल स्टोरी एलिवेटेड रोड एंड मेट्रो ट्रेन। इसमें ऐसा सिस्टम है, एक ट्रैक आपका रोड ट्रांसपोर्टेशन का चलेगा, उसके ऊपर आपका मेट्रो का सिस्टम चल रहा है। ठीक है, तो टोटल कैपेसिटी ऑफ ट्रेन इज़ अबाउट 1314 पीपल। जयपुर मेट्रो के बारे में ये फैक्ट्स काफ़ी हैं, इनसे ज़्यादा अगर आपको पढ़ना है डिटेल में बुक से पढ़ें। वैसे तो मैं ये नोट्स प्रोवाइड किया हूँ, इतने मोर देन सफिशिएंट है, आपको इनके अलावा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेट इस हैव द ब्रीफ रिव्यू अबाउट दिस चैप्टर। पीओटी क्या होता है, पीपीपी क्या होता है। सबसे पहले आप पीपीपी पढ़ोगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन जो मैंने लिखा ना सिलेबस में कुछ इस तरीके से गिवन है। सिलेबस में ये गिवन है, ये देखो इस सिलेबस में ये गिवन है कि द फाइनेंसिंग मेथड्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। फाइनेंसिंग मेथड्स में आप यहाँ पे पढ़ लोगे कैसे किस टाइप से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में फाइनेंसिंग होती है। आफ्टर दैट यू विल स्टडी व्हाट इज़ पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कैसे होती है, क्या सिस्टम होता है, क्या क्या उसके अंदर फीचर्स होते हैं, ये सब कुछ आप पढ़ोगे। बीओटी क्या है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, वो क्या होता है। आफ्टर दैट केस स्टडीज इन राजस्थान रिफाइनरी, ट्रिपल आई एनएचएआई हाईवे, डीएफसी एंड मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़े, आप इसको डिटेल में बुक से पढ़ें, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको गिवन है। वैसे तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट कि मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में हमने पूरी हिस्ट्री पढ़ ली मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की, उसके बाद में थोड़ा बहुत आपने जयपुर मेट्रो के बारे में पढ़ लिया। तो दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट अकॉर्डिंग टू मी। अगर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है तो आप वहाँ पे बुक से पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।